नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का फिर फ्राइडे और फ्राइडे के दिन थोड़ा डेटा की बात हो जाती है, स्टैटिस्टिक्स की बात हो जाती है। देखिए, ये सारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं उसमें कुछ लोग, ये प्रेडिक्शंस नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, दिस इज नॉट प्रेडिक्शन, ये एनालिसिस है। और एक नॉर्मल एनालिसिस में जैसा समझा जाता है कि भाई अगर महंगाई बढ़ी है तो लोग गुस्सा होंगे सरकार से, अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो लोग गुस्सा होंगे सरकार से, अगर लोगों का, लेकिन अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है तो लोग गुस्सा होंगे सरकार से, अगर लोगों को आज जीने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है तो लोग गुस्सा होंगे सरकार से। लेकिन ये सब चीजें अगर होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे आज हिंदू धर्म खतरे में है, और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अगर हम इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे तो ये कोई, मेरी एनालिसिस में ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि मेरा धर्म तो ना खतरे में है, ना था, ना है, ना रहेगा। तो ये थोड़ा नॉर्मल, मैं जब ये बात करता हूं तो मैं अपने जैसे एक नॉर्मल मध्यम वर्ग की बुद्धि वाले लोगों की बात कर रहा हूं, मैं उन सुपर इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनका ये मानना है कि हिंदू धर्म खतरे में और इसलिए वो वोट वहां देंगे, जिनका ये मानना है कि महंगाई बढ़ जाएगी तो इससे क्या है, मोदी जी देश का इतना अच्छा विकास कर रहे हैं तो महंगाई बढ़ने दो। तो मैं उतने बुद्धिजीवियों की बात नहीं, मैं एक आम मध्यम वर्गीय मीडियम आईक्यू के लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने आज 3 टेबल आप लोगों के लिए, लोग मुझसे कहते हैं कि टेबल में आप, एक्चुअली क्या है, टेबल जब आप कर लेते हैं तो आपको याद रखना आसान होता है, मैं इसलिए उसको टेबल में ब्रेक करता हूं। एक टेबल आपको वो दिखा रहा हूं जिसमें वो स्टेट, बड़ी स्टेट जहां पे बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी 2019 के इलेक्शन में, ऐसे कुल करके 10 स्टेट हैं। दादर नगर हवेली 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, टोटल सीट है। मेघालय 2 सीट, मिजोरम 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, पुडुचेरी 1 सीट, सिक्किम 1 सीट। 3 दक्षिण के ऐसे राज्य थे जहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुला था, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इसमें आंध्र प्रदेश में 25 सीट, केरल में 20 सीट और तमिलनाडु में 39 सीट है, कुल मिला के 84 सीट, 84 सीट्स। इसमें मुझे जो मेरी एनालिसिस है उसके अनुसार तमिलनाडु में कोई ग्राउंड पे कोई पोजीशन चेंज होने नहीं जा रही है। स्टालिन की सरकार अच्छी चल रही है, जितना मेरे पास फीडबैक है, जो मैं अपने दोस्त मित्रों से बातचीत करता हूं, जो उसमें स्टालिन के प्रति लोगों का एक विश्वास है, लोगों को लगता है कि वो डिलीवर कर रहे हैं। और उनको जो चैलेंज देने वाली लोकल पार्टी है एआईडीएमके, वो अभी इस स्थिति में, मतलब वो आपस के फैक्शनलिज्म में इतनी ज्यादा बटी हुई है कि वो कोई वैसा चैलेंज नहीं थ्रो कर पाएगी। एक समय डीएमके को जो चैलेंज करते थे, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस और डीएमके आज एक साइड है, वो यूपीए के दोनों पार्टनर्स हैं। और अगर राहुल गांधी की उस यात्रा को फिजिकली, मेंटली और मतलब सारे तरह से अगर कोई सपोर्ट करते हुए देखा गया है तो वो स्टालिन है। स्टालिन उनके साथ चले भी और लगातार बयान भी दे रहे हैं उस यात्रा के बारे में, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे बीजेपी की कोई गुंजाइश है। 0 सीट थी, 0 ही रहेंगे। केरल में भी मुझे बीजेपी की कोई गुंजाइश नहीं लगता है। वहां टसल हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें 20 में से 15 हैं, वो 10 हो जाएं, 2 हो जाएं, 5 हो जाएं। लेकिन अगर कांग्रेस कम होती तो वहां लेफ्ट फ्लंग ज्यादा होगा, वहां बीजेपी का स्कोप नहीं हो रहा है, ये भी क्लियर है। तो ये 2 स्टेट तो ऐसे हो गए। अब बचता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी साहब की बहुत स्ट्रांग पोजीशन पिछले इलेक्शन में थी, 25 में से 22 सीटें शायद वो जीते थे। वहां पे बीजेपी को कहीं लगता है, लेकिन बीजेपी का वहां पे भी कोई स्कोप इसलिए नहीं है कि वहां जगन रेड्डी के बाद चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा फैक्टर है और दूसरा फैक्टर वहां कांग्रेस है। अब वहां पे भी बीजेपी की मुझे कोई बहुत गुंजाइश नहीं दिखती। तो इन 84 सीटों पे ऐसा मुझे नहीं लगता है 84 सीट्स में कि कहीं बीजेपी अगर उसका कहीं लॉस हो रहा है और पुरानी स्टेट में तो वो यहां पे कवर करेगी। आप मैक्सिमम बहुत अच्छा अगर मानिए तो आंध्र प्रदेश में 1 आध सीटें बट मैं उसको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता है। अब मैं टेबल बी की बात कर लूं, और ये टेबल बी इंटरेस्टिंग है। टेबल बी वो है जहां पे आज 11 वो राज्य जहां पे बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, मतलब जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है।
जैसे महाराष्ट्र में टेक्निकली बीजेपी ने वो शिवसेना के शिंदे जी लीड कर रहे हैं, तो वो इसमें नहीं है, लेकिन हरियाणा है जहां कोलिशन की सरकार है, उसको रखा है इसमें। तो ऐसी जो 11 स्टेट हैं, और उसका मैंने जो ऊपर से किया वो नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से किया है। तो उसमें सबसे बड़ी स्टेट यूपी 80 सीट के साथ, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, मैं टोटल सीट्स बोल रहा हूं, और उसमें बीजेपी का आप जब टेबल देखेंगे तो पता चलेगा। एमपी 29 टोटल सीट्स, 28 बीजेपी की। कर्नाटका 28 टोटल सीट्स, 25 बीजेपी की। गुजरात 26 टोटल सीट, 26 बीजेपी की। और उसके बाद आप देखिए असम 14 सीट टोटल, 9 बीजेपी की। हरियाणा 10 में 10 बीजेपी। उत्तराखंड 5 में 5 बीजेपी। अरुणाचल प्रदेश 2 में 2 बीजेपी। गोवा 2 में 1 बीजेपी। मणिपुर 2 में 1 बीजेपी। कुल सीटें 200 हैं उन स्टेट जहां पे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, तो उन 200 सीटों में बीजेपी के खाते में आज की तारीख में 171 सीट डायरेक्टली हैं। और ये 2019 इलेक्शन के हिसाब से, अभी के इलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो वो 62, यूपी के 62 की जगह 64 हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जो हाल में इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन बाई इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में वो जीत लिए थे। उसने आजमगढ़ का और रामपुर का बाई इलेक्शन लोकसभा के जीत लिए थे, तो वो टेक्निकली 64 हो गया। लेकिन मैं 2019 के उससे चल रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप कहीं देखें तो आपको रेफरेंस पॉइंट रहे। और 2 सीटें आम आदमी पार्टी की थी। फिर से बैक टू दिस, इस टेबल बी में 11 वो स्टेट जहां पे बीजेपी रूल करती है, टोटल सीट 200, उसमें से 171 2019 में जीत के बीजेपी आई थी। यही वो स्टेट है जहां पे कहा जा सकता है कि भाई वो जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां का प्रशासन है, वो बीजेपी के इशारे पे काम करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। तो इन्हीं 200 सीट पे ना, उसमें 171 ऑलरेडी हैं। अब बाकी 29 सीट आपको ने दूसरे को दी हुई है, तो वहां कहां बढ़ने का स्कोप है? ले दे के आपके पास उत्तर प्रदेश बचता है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अगर देखिए तो 62, पुराने साहब 62 + 2 64 आपकी थी, 16 सीट की बात है। 10 बीएसपी की थी, 5 सपा की थी, 1 कांग्रेस की थी। अब बीएसपी को आपके साथ अगर टैक्टिकली लड़ना है तो कुछ ना कुछ सीटें तो उसके लिए छोड़नी ही होंगी। मुझे ये लगता है कि जो आज की तारीख में बीजेपी की 303 सीटें हैं, बीजेपी की मेजॉरिटी से 1 कम, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीजेपी की मेजॉरिटी से 1 कम का मतलब 271 सीट्स हैं। तो 271 सीट्स और 303 में फासला कितना? 32 सीट्स का। तो क्या इन 11 जगह जहां मैं आपकी बात कर रहा हूं, यहां 32 सीट कम हो सकती है? मैं बाकी नहीं, मुझे 3 स्टेट की मैं सिर्फ बात कर लूं। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीट हैं बीजेपी की। स्टेट इलेक्शन पिछली बार कांग्रेस जीती थी, सरकार बनाई थी, तोड़फोड़ करके बीजेपी ने फिर सरकार बना ली। लोकसभा इलेक्शन से पहले स्टेट इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें ऊंट किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटका 28 में 25 सीट बीजेपी के पास है। यहां पे भी सरकार बीजेपी की नहीं बनी थी, बीजेपी ने तोड़फोड़ करके बाद में सरकार बनाई है। बीजेपी का इंटरनल खींचतान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बोम्मई जी और येदियुरप्पा जी में बहुत ज्यादा खींचतान है। वो किस करवट बैठता है? 40% के नाम से वो भ्रष्टाचार का पर्याय मानी जा रही है वो सरकार जो चल रही है, उसको लोग अब उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। लोग 40% की जगह 60% पे भी अगर खुश हैं और वोट दे दें तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल उसमें ऐसा माना जाता है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी चरम पराकाष्ठा पे है कर्नाटका में। और कांग्रेस की एडवांटेज वहां ये हो रही है कि जो उनके 2 बड़े फैक्शन थे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का, वो राहुल गांधी की पदयात्रा की वजह से उसकी जो भी खाई थी वो उसका गैप बहुत कम हुआ है। और खड़गे जी वहां से ही जो नेशनल प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो खड़गे जी का भी थोड़ा थोड़ा उनकी भी इज्जत दांव पे है, क्योंकि वो नड्डा जी नहीं होना चाहेंगे। ही विल नॉट लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ जेपी नड्डा की प्रेसिडेंटशिप। वो बिल्कुल चाहेंगे कि जब खड़गे जी जब भी प्रेसिडेंटशिप छोड़े तो याद किया जाए खड़गे जी के उस टर्म को। और खड़गे जी हैज ऑल दी, आज की तारीख में ऑन पेपर, ग्राउंड पे कितना होगा नहीं, खड़गे जी 10 बार के एमएलए, 4-5 बार के एमपी,
इलेक्शन जीते, इलेक्शन हारे, इलेक्शन मशीनरी को समझने वाले, वोट की दृष्टि से एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो जहां पे वोट का कंसोलिडेशन हो सकता है, वोट समझते हैं। तो 28 में 25 सीट लाना तो बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से मुश्किल है। मध्य प्रदेश में रिपीट करना परफॉर्मेंस मुश्किल हो रहे हैं। और तीसरा हरियाणा में 10 में 10 सीटें आई थी। इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इस बार वो मामला थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा, जहां पे कुल टोटल सीट इनकी 63 बीजेपी की थी। अब ये 63 की 33 होती हैं, 62 होती है, ये मैटर ऑफ अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। लेकिन कर्नाटका इलेक्शन विल आल्सो डिसाइड कि 2024 में बीजेपी का रास्ता कितना मुश्किल होने जा रहा है या कितना आसान होने जा रहा है, ये तय है। अब एक तीसरी लिस्ट है जो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ऐसी स्टेट जहां पे बीजेपी ने अपना जो जिसके साथ उसने इलेक्शन लड़ा था 2019 का एज एलआई, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, या वो स्टेट जहां पे रीसेंट विधानसभा इलेक्शन हुआ और वहां पे बीजेपी ने लोकसभा बहुत अच्छा किया था लेकिन इस बार उसका मामला नहीं जमा। ऐसी सिर्फ 4 स्टेट के मैं नाम ले रहा हूं। 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र 48 सीट्स, वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, बिहार 40 सीट्स, पंजाब 13 सीट। यहां पे बीजेपी ने 2019 में, जब बीजेपी को महाराष्ट्र में 23 सीट मिली थी, वेस्ट बंगाल में 18, बिहार में 17 और पंजाब में 2, कुल 60 सीटें आई थी। अब हम लोग जल्दी से इस पे जरा एक एक पे बात कर लें। महाराष्ट्र शिवसेना के साथ लड़े थे, शिवसेना का एक फैक्शन इनके साथ आ गया है, लेकिन यह भी डिसाइड हो जाएगा जल्दी ही कि बाल ठाकरे साहब की जो शिवसेना वो उनके लड़के की शिवसेना है या शिंदे की साहब की शिवसेना है, ये डिसाइड हो जाएगा। अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन पहले हो जाता है तब हो जाएगा, नहीं तो 2024 के इलेक्शन में तो ये होना ही होना है। यहां पे मेरे हिसाब से जो बीजेपी की 23 सीट आई थी, क्योंकि वो एज एन अलाई ऑफ शिवसेना लड़ी थी, 23 से तो कम होंगी, 1 कम होगी कि 22 कम होंगी, ये मैटर ऑफ अभी डिबेट हो सकता है, लेकिन कम होगी। वेस्ट बंगाल 18 सीटें आई थी, कम होगी ही होगी। ममता बनर्जी जी अकेले ही लड़ती हैं तब भी कम होगी, मिल के लड़ती हैं, जो भी गणित हो, लेकिन वहां पे बीजेपी की सीटें कम होना जरूरी है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, वहां ऐसा कोई नहीं है जो बीजेपी का एलाई हो जाए। ममता बनर्जी अगर अकेले लड़ती हैं तो ठीक है, स्थिति अच्छी है, नहीं। लेकिन तीसरा, बिहार, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ लड़े थे। जनता दल यू अब उसमें से निकल गया है, और जितनी ऑपोजिशन पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी ऑपोजिशन नहीं है, एनडीए का पार्ट है, उसको छोड़ के बाकी सारी पार्टीज एक मंच पे हैं इस समय। आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, सीपीआई-एमएल हो, हम हो, जितने और सारी पार्टीज, तो वो जब अगर एक मंच पे हैं तो 17 सीट रिपीट करना तो मेरे हिसाब से इंपॉसिबल है। अब फिर मैं वही कह रहा हूं, 17 की 1 सीट आएगी, 0 सीट आएगी कि 16 आएगी, लेकिन 17 से कम होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब एक स्टेट आती है पंजाब। पंजाब के बारे में लोग लगे नहीं यहां बहुत सीटें आएंगी, यहां बहुत, 13 में 2 सीट आई थी। लेकिन पंजाब का एक सच भी जान लीजिए, जब पंजाब में पिछली बार 2019 के इलेक्शन में ये सीटें आई थी, तो वो शिरोमणि अकाली दल के एलआई होकर उसने इलेक्शन लड़ा था। उस समय जब एलआई होकर इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी को वोट परसेंटेज पंजाब में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 9.63% वोट आए थे। शिरोमणि अकाली दल का भी 2 सीटें आई थी, लेकिन उसका वोट परसेंटेज था 27.45%। वो बिल्कुल क्लियर है कि शिरोमणि अकाली दल के ही गठबंधन की वजह से उनको ये 2 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी एक नया एंट्रेंट वहां आया है। आम आदमी पार्टी के आने से सभी को दिक्कत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब बीजेपी वहां मैक्सिमम अगर कुछ कर सकती है तो 2 सीटें रिटेन कर लेगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार में सर्टनली कम है। मेरा अभी भी यह निश्चित मान्यता है
कि 272 का जो हाफवे मार्क है, मेरे हिसाब से कागज पे कम से कम बीजेपी वहां तक पहुंच नहीं रही है। और बीजेपी की सीटें जैसे जैसे नीचे आती जाएंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेंगी बीजेपी के जो इंटरनल समस्याएं हैं। जिस तरह से बीजेपी के करंट नेतृत्व ने अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को जिस तरह से ट्रीट किया है, वो कहीं ना कहीं तो सिर उठाएगा ही उठाएगा। उत्तर प्रदेश में आज सब कुछ साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ बात की बात के लिए कह रहा हूं, वरुण गांधी और मेनका गांधी अगर आज बीजेपी से निकल के थोड़ी देर के लिए किसी भी पार्टी के साथ अलाइन होते हैं तो उतना तो नुकसान कर ही जाएंगे। संजय सिंह को आपने वहां लेके गए थे, उनका क्या किए? आरपीएन सिंह को आप वहां बिठाए हुए हैं, उनका क्या किए? इस तरह से तमाम ऐसे लीडर हैं जिनको आपने भरमा के, फुसला के, डरा के, धमका के अपने यहां लाए थे। वो अगर आपका एक बार ग्राफ गिरता है तो उस गिरते हुए ग्राफ में ये आपके साथ उस ग्राफ को संभालने में लगेंगे या उस ग्राफ को और जोर से धक्का देके गिराने में लगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।